नमस्कार दोस्तों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के पेपर 2 की यूनिट 4 भारत के राजनीतिक विचारक कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने भारत के राजनीतिक विचारकों को जाना। आज की हमारी क्लास का विषय है सरदार पटेल जी और उनके राजनीतिक विचार। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि हमारी क्लास वनडे एग्जाम जैसे कि एमपीपीएससी, एसएससी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आमतौर पर भारत के राजनीतिक विचारों से पूछ ही लिए जाते हैं। और साथ में ये उन लोगों के लिए भी बराबर ही उपयोगी है जो भारत के राजनीतिक विचारकों के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रारंभिक जानकारी जान लेते हैं सरदार पटेल जी की। तो उनका पूरा नाम, सबसे पहले उनके पूरा नाम से शुरू करते हैं कि उनका पूरा नाम क्या था। तो हम पाते हैं उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। उनका जन्म 1875 में हुआ बॉम्बे में। मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में। उनकी मृत्यु का कारण रहा हार्ट अटैक। जो राजनीतिक दल से संबंधित थे वो रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उनको पुरस्कार भारत रत्न 1991 में मरणोपरांत, ये सन आप ध्यान रखिएगा 1991, काफी लेट दिया गया। किस लिए फेमस थे? तो उनको भारत का लौह पुरुष, भारत का एकीकरण करने वाला, भारत के सिविल सेवा के संरक्षक और संत, पर्सन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट, भारत की लोक सेवा को स्थापित करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। अब उनकी हम प्रारंभिक एजुकेशन, वो जिंदगी में क्या थे, तो एडवोकेट थे, वकील थे। शुरुआत में वो अपने बोरसाड़ गोधरा के आसपास में वहां पर वो प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने जो एडवर्ड मेमोरियल हाई स्कूल की स्थापना की, वो एडवर्ड मेमोरियल स्कूल के नाम से बाद में जाना गया। उसके अध्यक्ष और संस्थापक भी रहे। सरदार पटेल जी जब विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उनको जब पता चला कि उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल भी आगे पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने अपने को छोड़कर सबसे पहले अपने बड़े भाई को तरजीह दी और फिर वो पढ़ने गए। बाद में वो भी पढ़ने गए। यहां सरदार पटेल जी का त्याग का गुण उभर कर आता है। किस प्रकार उन्होंने अपना हित त्याग कर सबसे पहले अपने बड़े भाई को मौका देने का बात कही। उसके बाद जब 1909 में उनकी पत्नी काफी बीमार हो गई, अस्पताल में भर्ती थी, और सरदार पटेल जी एक केस से संबंधित अपनी कार्रवाई में लगे हुए थे। उनको कार्रवाई के दौरान, केस की हेयरिंग के दौरान, उनको एक आदमी खबर देता है कि आपकी पत्नी मर चुकी हैं। एक नोट देता है। वो क्या करते हैं, उस पत्र को पढ़ते हैं और जेब में रख लेते हैं। अपनी केस की सुनवाई आगे बढ़ाते हैं, केस भी जीतते हैं, और जब केस की सुनवाई खत्म हो चुकी होती है तब बाकी के सभी को लोग बताते हैं। यहां पर उनकी कर्तव्य परायणता, मतलब अपना कर्तव्य सबसे पहले, अपना काम सबसे पहले। इसी क्रम में हमने देखा कि जब उनकी मृत्यु भी हो गई तब भी उन्होंने अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं तो 1917 ये उनके जीवन का एक क्रिटिकल परिवर्तनीय बिंदु रहा। 1917 में वो खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। यहीं महात्मा गांधी जी से उनका मिलन होता है। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया खेड़ा सत्याग्रह के लिए। और यहीं पर महात्मा गांधी जी उनके संदर्भ में क्या कहते हैं, सरदार पटेल जी के संदर्भ में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बहुत से लोगों ने मेरे पीछे चलने को तैयार थे। जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा गांधी जी के पीछे चलने के लिए बहुत से लोग थे, कोई लोगों की कमियां नहीं थी। लेकिन क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा था, कर सका कि मेरा डिप्टी कमांडर कौन होगा। तब मैंने वल्लभ भाई के बारे में सोचा। कमांडर चुन चुके थे जवाहरलाल नेहरू को, और डिप्टी कमांडर जब वल्लभ भाई पटेल जी, ये महात्मा गांधी जी का। 1920 में जो गुजरात की कांग्रेस पार्टी थी उसके अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की क्षेत्रीय पद का उनको अध्यक्ष चुना गया, क्षेत्रीय कमेटी का। पटेल जी किसने जो फिर पार्टी के लिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में जो संघर्ष कर रही थी, उसके लिए उनके योगदान को देखें तो उन्होंने 3 लाख से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया और 1.5 मिलियन से ज्यादा रुपए का फंड अर्जित किया पार्टी के लिए। पार्टी को उसमें उन्होंने इतना फंड अर्जित किया। ये उनका आजादी कांग्रेस की शुरुआती दौर में उनका योगदान हम देख सकते हैं। आगे बढ़े तो जो मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति की समिति थी, आर्थिक नीति की जो 1931 में उन्होंने समीक्षा की,
उसमें वो मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति की जो प्रस्ताव दिए वो उन्होंने देश का स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया और एक नई आर्थिक नीति, नए आर्थिक विचार का मार्गदर्शन किया। कराची में जो 1931 का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 के कराची अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। और उनकी अध्यक्षता में कराची अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुए तो वो देखें तो मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध उन्होंने कहा और मौलिक अधिकारों की बात की गई 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के। और इसी समय उन्होंने न्यूनतम मजदूरी के साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की वकालत की। उनकी अध्यक्षता में ये सभी मुद्दे रखे गए, न्यूनतम मजदूरी के साथ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और अस्पृश्यता और दासता का उन्मूलन किया जाना चाहिए। ये उन्होंने अपनी अध्यक्षता के दौरान इन सभी मुद्दों को एड्रेस किया, इन सभी बिंदुओं को सुलझाने का काम किया। अब आते हैं 1938 का, जैसे कि हम जानते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया गया। कांग्रेस का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथ में था। यहीं थोड़े से विवाद के बिंदु सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जी के बीच उभर कर आते हैं। क्या आते हैं तो वो सुभाष चंद्र बोस को सरदार पटेल जी एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो अधिक सत्ता चाहता है। हल्के से विवाद के बिंदु हैं तो वो सुभाष चंद्र बोस की इस वजह से आलोचना कर रहे हैं कि वो अधिक सत्ता पाने के मतलब अधिक सत्ता चाह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी, इस चीज की वो आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि कांग्रेस से हटके नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस की जो अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत हैं सुभाष चंद्र बोस जी उससे दूर हटना चाह रहे थे, दूर हटने का काम कर रहे थे और ऐसी नीतियां अपना रहे थे जो कांग्रेस के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों से हटके थी। इसी वजह से सरदार पटेल जी के द्वारा उनका विरोध किया गया। सुभाष चंद्र बोस के साथ एक कानूनी विवाद भी हुआ। जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो कुछ वसीयत से संबंधित कुछ विवाद भी थे जो कि सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया, अपना भरपूर योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पटेल जी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की मदद की मांग की। उस समय जो गांधी जी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आज़ादी सुनिश्चित की जानी चाहिए, नेहरू जी के फैसले का समर्थन किया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के फैसले पर प्रांतीय और विधानसभा में कांग्रेस को अपनी सीटें अपने इस्तीफे देने की बात कही नेहरू जी के द्वारा, उस फैसले का समर्थन किया। और गांधी जी की सलाह के विपरीत, हल्का सा गांधी जी की सलाह के विपरीत भी गया कुछ मुद्दों में, उन्होंने युद्ध के अंत में भारतीय स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए उसका वादा करने की बात कही। उनके व्यक्तिगत अभिज्ञा, सविनय अवज्ञा, उस दौरान 1940 के दौरान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1940-1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों की भी आलोचना की। अब आते हैं उनके मूल मुद्दे, भारत पाकिस्तान का बिंदु कि पाकिस्तान पर उनके क्या विचार थे। तो शुरुआत में जैसा कि हम सभी जानते हैं 1937 में हिंदू महासभा और 1940 में मुस्लिम लीग, 1937 में हिंदू महासभा और 1940 में मुस्लिम लीग, इन दोनों की एक आम राय थी कि भारत के अंदर दो संस्कृतियां रहती हैं, एक मुस्लिम संस्कृति, एक हिंदू संस्कृति। वो लोग दोनों के दोनों, हिंदू महासभा और 1940 में मुस्लिम लीग, ये दोनों क्या मान रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। 1940 की बात है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि देश आजाद हुआ। देश की आजादी से पहले एक सम्मिलित सरकार बनी, अंतरिम सरकार। उसमें एक साल मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग से एक सरकार बनाई गई। तो उसमें सरदार पटेल जी क्या पाते हैं कि जो उनकी एक साल का उनका अनुभव रहा, उसमें क्या पाते हैं कि मुस्लिम लीग शासन चलाने नहीं देगी, देश में विघ्न फैलाएगी। और इस आधार पर उन्होंने पाया कि सांप्रदायिकता की आग से देश को बचाने के लिए, देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए विभाजन अनिवार्य है। एक साल के अनुभव से उन्होंने ये जान लिया था कि मुस्लिम लीग देश की स्थिति खराब कर देगी, देश के लिए खतरा बन जाएगी। जैसे कि हम वर्तमान में हम लेबनान में देखते हैं
कि लगभग 30% शिया मुस्लिम है लेबनान में, शिया मुस्लिम, 30% सुन्नी और लगभग 30% ही ईसाई। और वहां की स्थिति से हम पाते हैं कि हमेशा गृहयुद्ध की स्थिति बनी रहती है, हमेशा अव्यवस्था बनी रहती है लेबनान में। इस टाइप की समस्या भविष्य में इंडिया के साथ ना हो, वो उसी समय ये विचार रख रहे हैं कि विभाजन तो हो जाना चाहिए। और विभाजन के संदर्भ में ही उन्होंने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं करते, यदि भारत विभाजन स्वीकार नहीं करता, तो हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होते और हमारी प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। ये मन को बहलाने के लिए काफी अच्छे विचार हैं कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर व्यवहारपरक दृष्टिकोण से देखें तो जब शरीर के एक अंग में, शरीर के किसी अंग में अगर कैंसर हो जाता है, शरीर के किसी अंग में अगर कैंसर हो जाता है, चाहे वो पैर में हो, तो पैर काट देना ही ज्यादा अच्छा विकल्प होता है ताकि पूरे संपूर्ण शरीर की रक्षा की जा सके। उसी प्रकार सरदार पटेल जी क्या कह रहे हैं कि विभाजन स्वीकार कर ही लेना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बनकर उभर सकता है। ये पाकिस्तानी चरमपंथी विचार, ये हमने उनके पाकिस्तानी सोच, द्विराष्ट्र सिद्धांत के ऊपर उनके विचारों को जाना, संक्षेप में जाना। अब उनके हम आते हैं राजनीतिक विचारों पर। उनकी राजनीति से संबंधित क्या विचार रहे, क्या कारण है कि उनको एक पॉलिटिकल फिलोसफर माना जाता है, एक राजनीतिक से बढ़कर एक पॉलिटिकल फिलोसफर। तो उन्होंने जो विचार दिए उनमें सबसे प्रमुख आता है लोकतंत्र और राजनीति के अनुशासन। उन्होंने बल दिया लोकतंत्र और राजनीति के अनुशासन पर, न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपनी पब्लिक लाइफ में, और अपने जो कनिष्ठ थे उनके अंडर में जो काम करते थे उन पर अनुशासन को प्रोत्साहित किया। नागरिकों की स्वतंत्रता और कर्तव्यों को स्पष्ट विभाजन, ये उनके विचारों के प्रमुख बिंदु थे। दंड व्यवस्था पर बताते हैं, लॉ सिस्टम। तो दंड व्यवस्था पर उनके विचार थे कि दंड व्यवस्था का उद्देश्य समाज का कल्याण होना चाहिए, समाज का कल्याण है। क्षेत्रवाद, अलगाववाद की समस्या पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। आर्थिक स्वतंत्रता की उन्होंने भरपूर वकालत की कि आर्थिक स्वतंत्रता तो जरूरी है, और शासन का उद्देश्य उन्होंने बताया कि राज्य की सेवा। ये उनके मूल राजनीतिक विचार थे। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लोकतंत्र और राजनीतिक अनुशासन पर बल। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1909 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का, अविवाहित नहीं विधुर हो गए, उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी ना करने का संकल्प लिया और पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर करने की उन्होंने कार्य किया, देश को ही न्यौछावर कर दिया। सरदार पटेल का लोकतंत्र और प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास था। प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की कार्य प्रणाली की वकालत करते हुए वो कहते हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र ही एक ऐसी प्रणाली है कि यदि प्रजा के साथ अन्याय होगा, अगर लोकतंत्र में कभी भी भविष्य में भी 100 साल 200 साल बाद अगर प्रजा के साथ कोई अन्याय हो रहा होगा तो वह स्वशासन के लिए परित्याग का मार्ग अपना सकती है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से ही सत्याग्रह इत्यादि के माध्यम से सत्ता परिवर्तन आराम से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, हिंसा रहित तरीके से किया जा सकता है। इसी की वो वकालत करते हुए कहते हैं कि प्रजातंत्र प्रजा में ताकत को बढ़ाता है। जिस वस्तु की आवश्यकता होगी उसे चाह लेगा प्रजा। जिस तरीके के रिफॉर्म्स की जरूरत होगी लोकतंत्र में प्रजा अपने प्रतिनिधि चुनकर उस तरीके के रिफॉर्म्स ला सकती है। सरदार पटेल जी अनुशासन के क्रम में देखें तो सरदार पटेल जी आमजन और शासक दोनों में अनुशासन की बात करते हैं कि लोगों को भी अनुशासित होना चाहिए। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों पर बात की। अभी हम देख रहे हैं कि आमजन और शासक दोनों के लिए अनुशासन की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने अनुशासन को तरजीह दी, हमेशा तरजीह दी। अपनी कथनी करनी में कभी भी फर्क महसूस नहीं होने दिया। इसी संबंध में महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा, हमेशा उनका यही तारीफ की कि सरदार पटेल की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, एक रूपता दिखते हैं। नागरिकों के अधिकारों और नागरिकों की स्वतंत्रता और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन। स्वतंत्रता बोले तो उनके अधिकार, नागरिकों के अधिकार पर क्या विचार हैं। तो जो आर्टिकल 19 उसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसमें सबसे पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
उन्होंने इस चीज की वकालत की कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य सकारात्मक स्वतंत्रता से था। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, आप ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता से उनका मकसद, उनका तात्पर्य सकारात्मक स्वतंत्रता से था। स्वतंत्रता ऐसी कि दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ ही वह कर्तव्यों को पूरकता का संबंध के तौर पर बताते हैं। बोले तो कि अधिकार, एक तरफ है अधिकार और दूसरे तरफ है कर्तव्य, इनमें पूरकता का संबंध होना चाहिए, पूरकता का, ताकि अधिकार ऐसे होना चाहिए जो दूसरों के कर्तव्यों को प्रोत्साहित करें, दूसरों, और कर्तव्य ऐसे होना चाहिए कि दूसरों के अधिकारों को हनन ना करें। इसी संबंध में उनका कथन भी है, प्रत्येक नागरिक का उत्तर दायित्व है कि वह महसूस करे कि देश स्वतंत्र है। क्या कह रहे हैं सरदार पटेल जी? कि प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह महसूस करे कि देश स्वतंत्र है, और उसे सुरक्षा प्रदान करना उसका कर्तव्य है। भारतीय संविधान में जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनमें हम देखते हैं कि देश की रक्षा, एकता, अखंडता की रक्षा करना ये कर्तव्य है नागरिकों का। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह जाति पाति को भूल जाए और अपने आप को भारतीय मात्र समझे और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। जाति पाति भूल जाए। प्रत्येक नागरिक जाति का विरोध करते हैं, भारतीय होने को सबसे ऊपर तरजीह देने की बात करते हैं कि सब चीजें भूल जाओ, आप सब भारतीय हैं, इस मकसद के तहत जिए और जीने दे। इस मकसद को, भारतीय होने के कॉन्सेप्ट को, भारतीय होने के विचार को अपनाइए। सरदार पटेल जी, शासन का उद्देश्य राज्य की सेवा होना चाहिए। शासक सरकार का उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। इसी संबंध में वो लोक सहमति और लोक संचालन के आधार पर सरकार चलाने की बात करते हैं। महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप सिद्धांत से उन्होंने प्रेरणा ली और इसी संबंध में वो सरकार को जनता का ट्रस्टी, वो सरकार को बोलते हैं कि सरकार जनता की ट्रस्टी है, ना कि शासक। इसी संबंध में उनका कथन भी है कि शासकों को अवश्य जान लेना चाहिए कि वे जनता के सृष्टि हैं, ये ट्रस्टी हैं, राज्य के सेवक। उन्हें जनता के साथ संबंध पिता और बच्चों को निभाना चाहिए। पिता और बच्चे के साथ जिस प्रकार संबंध होता है उसी प्रकार सरकार और जनता का होता है। जनता के हित में अवश्य सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और जनता के कल्याण में ही उनका कर्तव्य है। मतलब शासकों का कर्तव्य जनता का कल्याण बता रहे हैं सरदार पटेल जी। लोक सहमति और लोक संचालन आधारित लोक सरकार की बात करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों में भी ये बात उभर कर आती है। हम देखते हैं इतिहास में कि वो अपने शिलालेख में क्या बताता है कि वो पूरे देश की प्रजा मेरी संतान है। उसी प्रकार का संबंध कि जनता का कल्याण ही सर्वोपरि है। दंड व्यवस्था के विचार पर आते हैं। जो दंड व्यवस्था है, दंड व्यवस्था बोले तो पीनल सिस्टम, या कहें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो बताते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मूल मकसद ये जस्टिस, न्याय निर्धारित करना, समाज में न्यायपूर्णता को स्थापित करना। और इसी हेतु वो बताते हैं कि सरकार द्वारा शक्ति प्रयोग सामाजिक सुधार का माध्यम होना चाहिए। सरकार जो शक्ति का प्रयोग करती है, बल प्रयोग करती है, दंड व्यवस्था का प्रयोग करती है, उसका मूल उद्देश्य सामाजिक सुधार होना चाहिए। इसी संबंध में सरदार पटेल का कथन है कि मित्रता से जितना काम हो सकता है उतना शत्रुता से नहीं। मित्रता से जितना काम हो सकता है सॉरी उतना दंड से नहीं हो सकता। मतलब नैतिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि कानूनों का पालन आसानी से करवाया जा सके आम लोगों के द्वारा। उनका कानून के प्रति नकारात्मक रवैया ना हो लोगों का। क्षेत्रवाद व अलगाववाद के खिलाफ उन्होंने बात की। सरदार पटेल जी इस विचार के सख्त खिलाफ थे कि किसी भी प्रकार से भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद इस चीज को तरजीह दी जानी चाहिए। वो क्षेत्रवाद और अलगाववाद को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। वो खतरा है भी, और आज भी हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद और अलगाववाद ही देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन के उभरता है, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोई भी मुद्दे हों। इसी संबंध में सरदार पटेल जी के द्वारा जो रियासतों के एकीकरण में काम किया गया, उसमें साम दाम दंड भेद, देश को इकट्ठा रखने के लिए, देश का एकीकरण करने के लिए साम दाम दंड भेद की जो नीति सरदार पटेल जी के द्वारा जो अपनाई गई, वो अपने आप में अद्वितीय है। उनके द्वारा जो एकीकरण छोटे राज्यों
उनके द्वारा जो छोटे राज्यों को देश के विकास ना होने देने का, सरदार पटेल जी कहते हैं कि छोटे राज्य देश के विकास मार्ग में बाधक हैं। भाषा आधारित या फिर किसी भी प्रकार से छोटे राज्य नहीं होना चाहिए। ये हमने उनके क्षेत्रवाद व अलगाववाद की समस्या पर उनके विचारों को जाना। अब आते हैं उनके आर्थिक स्वतंत्रता के विचार पर। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक विचारों के अंदर ही वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि लोगों के पास व्यापार, वाणिज्य इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। इनोवेशन, व्यक्तिगत पहलों को प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो व्यक्तिगत पहलें इनोवेशन को हतोत्साहित होंगी। व्यक्तिगत पहलें देश के सर्वांगीण विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को अति आवश्यक मानते हैं। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। इसी संबंध में हम देखते हैं कि आर्टिकल 301 भारतीय संविधान का व्यापार और वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता इत्यादि, ये उनका योगदान रहा। इसको लागू कराने में, अनुच्छेद 301 को लागू कराने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो कुछ समाजवादी नेता थे उनसे उनकी विवाद के हमेशा रहे कुछ बिंदुओं पर, और वो बिंदु यही हैं कि सरदार पटेल जी आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत हमेशा से ही करते रहे। उनका मानना था कि देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अति आवश्यक है। अब आते हैं उनके सामाजिक विचारों पर। समाज सुधार, समाज के लिए उन्होंने क्या विचार दिए। समाज से उनका एक आधुनिक समाज किस प्रकार वो देखते हैं कि भारत का समाज एक आधुनिक समाज बनेगा। तो उन्होंने सबसे पहले विवाह सुधारों का समर्थन किया। विवाह सुधार के अंतर्गत बाल विवाह और बेमेल विवाह, बाल विवाह जो बचपन में विवाह हो जा रहे हैं, और बेमेल विवाह कि एक अमीर व्यक्ति का बहुत ज्यादा उम्र का डिफरेंस नहीं होना चाहिए शादियों में, इस चीज का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उस समय विधवा की समस्या बड़ी विकराल समस्या थी। विधवाओं का पुनर्विवाह का विरोध किया जाता था। भारत में तमाम समाज सुधार आंदोलन हुए, फिर भी ये स्थिति सुधर नहीं रही थी, तो उनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था की स्थापना, ये सामाजिक विचार के अंतर्गत बड़ा क्रांतिकारी विचार रहा। क्योंकि वो गांधीवादी विचारों से काफी प्रभावित थे, तो 21 अक्टूबर 1950 को गुजरात के विद्यापीठ में जब वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने इस विचार को, इस समस्या को काफी एड्रेस किया कि जो वर्तमान उस समय की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली थी वो अंग्रेजी हितों को साधने वाली थी। तो वो क्या कहते हैं कि शिक्षा पद्धति ऐसा होना चाहिए कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाए, और जो शिक्षा पद्धति ऐसा नहीं करती, देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाती, उसकी पुनर्रचना होनी चाहिए, उसको दोबारा से उसकी रचना की जानी चाहिए। गांधी जी के समान ही स्वदेशी किस्म के शिक्षा पद्धति को उन्होंने विकसित करने की बात कही। स्वदेशी किस्म बोले तो कि जो भारत की जरूरतें हैं, जैसे कि भारत में ज्यादा जनसंख्या है, अशिक्षा ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, कृषि पर आधारित लोग ज्यादा हैं, तो भारत की शिक्षा पद्धति भी इसी प्रकार की होना चाहिए कि वो भारत की समस्याओं को एड्रेस करे, रोजगारों को बढ़ावा दे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे। आज भी ये किया जा रहा है, लेकिन वो उस समय, आज से 75 साल पहले, इन सभी बिंदुओं को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के संबंध में उनके विचारों को देखें तो वर्ण व्यवस्था की उन्होंने घोर आलोचना की और वर्गीय समानता का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं, और उनका कथन भी है इसी संबंध में कि जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो फिर मालिक के और दास के जैसा ये अंतर क्यों है, व्यक्ति में असमानता क्यों है। इसी संबंध में हम गुरु नानक जी के कथन को भी जान लें। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सबल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। सरदार पटेल जी भी यही कह रहे हैं कि जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो फिर मालिक और दास जैसा ये संबंध क्यों। ये वर्ण व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। धार्मिक समानता की स्थापना करने के लिए भी वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मतलब धार्मिक समानता जब तक नहीं आ सकती उनके विचारों में, अगर धार्मिक समानता लानी है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य तो बनाना ही पड़ेगा। अपरिहार्य है, नेसेसरी है धर्मनिरपेक्ष राज्य उनके विचारों में। आर्थिक विचारों के अंतर्गत, जैसे कि हमने उनके राजनीतिक विचारों में देखा कि वो आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अब आर्थिक विचारों के अंदर उनकी इन्हीं विचारों को डिटेल से थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो उनके आर्थिक विचारों का आधार गांधीवाद रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी ने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, इन सभी विचारों को प्रोत्साहित किया,
और यही इसी सिद्धांत में इन्हीं संबंध में सरदार पटेल जी भी विचार प्रस्तुत करते हैं अपने, कि आर्थिक प्रणाली, वो बताते हैं सरदार पटेल जी कि आर्थिक प्रणाली से उनका मकसद अधिकतम उत्पादन और न्यायोचित वितरण, मतलब एक और प्रोडक्शन बढ़ाना है और दूसरी ओर न्यायोचित वितरण भी करना है। न्यायोचित वितरण बोले तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आर्थिक समानता, आर्थिक असमानता ना बढ़े, अमीर गरीब का भेद ना बढ़े। वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के टॉप 1% अमीर लोग देश की लगभग 32% संपत्ति पर अधिकार, संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। कब्जा नहीं कहेंगे, उनके अंडर में 32% संपत्ति है। और आज से 75 साल पहले सरदार पटेल जी क्या कह रहे हैं कि आर्थिक प्रणाली से उनका मकसद अधिकतम उत्पादन और न्यायोचित वितरण। जब तक न्यायोचित वितरण नहीं किया जाएगा, सामाजिक समानता की स्थापना किस प्रकार की जाएगी, हो ही नहीं सकती। सरदार पटेल जी इसी संबंध में क्या कह रहे हैं, इसी संबंध में उनके और भी विचार हैं कि सरकारी खर्चों में कटौती की जानी चाहिए। सरकारी खर्चों में कटौती और केंद्र राज्यों के बीच अधिकतम सहयोग। सरकारी खर्च कम होने की बात कर रहे हैं और जो केंद्र राज्य के बीच है अधिकतम सहयोग की बात कर रहे हैं, ताकि मितव्ययता को बढ़ाया जा सके, वित्तीय अनुशासन को बढ़ाया जा सके। और सबसे उनका क्रिटिकल बिंदु, सबसे उनका महत्वपूर्ण विचार आर्थिक मजदूरों और मालिकों के बीच सद्भावना। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मजदूर और मालिकों के बीच सद्भावना के तौर पर वो पंच की सिद्धांत, मतलब विचार विमर्श से मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं। 1931 में कांग्रेस में जो उनकी अध्यक्षता में जो हमने देखा कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, उसमें उन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया 1931 में कराची अधिवेशन में। अभी हमने पहले डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ये मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति, जो आर्थिक स्वतंत्रता की उन्होंने बात कही, उस चीज से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। ये हमने उनके आर्थिक विचारों को देख रहे हैं। इसी क्रम में अब उनके साम्यवादी आर्थिक विचारों से जो आलोचना रही, उनके मतभेद रहे आर्थिक विचारों के अंदर ही, वो साम्यवादी विचार, साम्यवादी बोले तो समाजवादी, कम्युनिस्ट, उन विचारों से उनके मतभेद रहे। कुछ लोग उनको साम्यवादी, कुछ लोग जो राजनेता थे साम्यवाद से प्रभावित, वो उनको पूंजीपति वर्ग का हितैषी बताते थे और अन्य भी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने वो स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि महसूस किया गया कि जो साम्यवादी राजनीतिक दल हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो मजदूर संगठन है उनका राजनीतिकरण कर रहे हैं और अशांति भड़का रहे हैं। जैसे कि हम रसिया, रूस के केस में देखते हैं कि वहां पे साम्यवादी क्रांति, समाजवादी क्रांति इतनी हावी हुई कि वहां पे पूंजीपति बहुत नरसंहार हुआ। उसी प्रकार से सरदार पटेल जी को डर था कि कहीं ये उस गलत नीति से प्रभावित होकर भारत में कुछ सामाजिक अशांति ना फैल जाए, तो वो विरोध कर रहे हैं कि जो मजदूर संगठनों का राजनीतिकरण कर रहे हैं साम्यवादी दल, उस चीज का भरपूर उन्होंने विरोध किया। पटेल जी की प्रेरणा से इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई और औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए पंच फैसले अर्थात आर्बिट्रेशन फॉर द रेजोल्यूशन, ताकि बातचीत के द्वारा समाधान किया जा सके। क्योंकि उस दौरान वो बताते हैं, इसी संबंध में उनका कथन भी है कि जो लोग आज के संकट काल में, उस समय देश वित्तीय संकट से गुजर रहा था, तो वो बोलते हैं कि जो लोग आज के संकट काल में पूरा प्रणाली का सहारा लेते हैं, पूरा प्रणाली बोले तो ये साम्यवादी गलत नीतियों का सहारा लेते हैं और उत्पादन को रोक रहे हैं, मतलब जिस कारण ये गलत प्रणाली का सहारा ले रहे हैं और जो उत्पादन को रोकती है, मजदूर और देश को हानि पहुंचा रही है। मतलब जो साम्यवादी नीति थी, जो समाजवादी विचार थे, उनके विचारों में वो क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती की हड़तालें, सरकारी कार्य में बाधा आ रही है, विकास कार्य रुक रहे हैं, इससे दोनों का नुकसान हो रहा है, मजदूरों का भी और देश का भी। जब मजदूर काम नहीं करेंगे तो मजदूरों का लॉस हो रहा है और उनके काम ना करने से देश की प्रोग्रेस बाधित हो रही है। वो तो ज्यादा काम करने की बात करते हैं ताकि पूंजी की समस्या सुलझ जाए। गांधीवाद से जो उनका तात्पर्य था, गांधीवाद में हमने देखा कि उनके समाजवाद, सरदार पटेल जी उसी का समर्थन करते हैं। जो गांधीवाद, जो गांधी जी जिन समाजवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं, सरदार पटेल जी भी उन्हीं बिंदुओं का, उन्हीं मूल्यों का समर्थन करते हैं। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने कुटीर और लघु उद्योग की विकास पर बल दिया। महात्मा गांधी जी के भी संदर्भ में हम यही देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, महात्मा गांधी जी के इन दो विचारों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और वो बोलते हैं कि केवल हमको आयात उन्हीं चीजों का करना चाहिए जो अति आवश्यक हैं। विलास की चीजों पर
लग्जरी गुड्स हैं उनके इंपोर्ट पर रोक लगाई जानी चाहिए। केवल अति आवश्यक जो उद्योगों की स्थापना के लिए अति आवश्यक हैं, जो देश में रोजगार को बढ़ा रही हैं, जो चीजें उद्योगों की स्थापना के लिए अति आवश्यक हैं, कैपिटल गुड्स, केवल उन्हीं के आयात की बात करते हैं। इस प्रकार वो लघु उद्योग, आत्मनिर्भरता, ऐसी आर्थिक प्रणाली जो आत्मनिर्भरता स्थापित करे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों पर बल, और साथ ही एक लिमिटेड आयात, लिमिटेड इंपोर्ट की वो बात करते हैं। अब आते हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण, जो उन्होंने देश का एकीकरण, जो उनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, देश के योगदान, देश जो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा देश के लिए, वो था उनका देश का एकीकरण। इस संदर्भ में हम दो महापुरुषों जो विशेष व्यक्ति रहे, पीएन गाडगिल, उनके विचारों और विचारों को जान लेते हैं। तो पीएन गाडगिल जी क्या कहते हैं कि यदि महात्मा गांधी हमारी स्वतंत्रता के निर्माता हैं तो वल्लभ भाई पटेल संघ के विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्मा बोले तो कि भारत संघ की जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, एक भौगोलिक संरचना बनाई, ये पीएन गाडगिल जी कह रहे हैं। और इसी संबंध में बीवी गिरी के विचारों को जाने तो वो क्या कह रहे हैं कि सरदार भारत की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक सूझबूझ, राष्ट्र भावना, व्यवहार, बुद्धिमत्ता, जबरदस्त प्रबंधन कौशल उन्हें दुनिया के बड़े महापुरुषों में सिद्ध करती है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से सिद्ध हो रहे हैं वो। सरदार पटेल अपनी संपूर्ण योग्यता का उपभोग भारत की एक अखंड राष्ट्र बनाने में किया है। ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमने दो महापुरुषों पीएन गाडगिल और बीवी गिरी दोनों के विचारों को जाना। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीज फलीभूत हो रही है, साबित हो रही है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी पर आते हैं, मैपिंग पर आते हैं। ये हमारे उस समय 1947 के पूर्व, आजादी के पूर्व, 15 अगस्त 1947 के पूर्व का भारत का नक्शा है। ये चीन, ये तिब्बत, और ये एरिया यहां पर रूस, सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, तो ये रूस है, सोवियत संघ रूस। ये अफगानिस्तान, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी, और आप देख सकते हैं क्लियरली ये हैदराबाद है, ये हैदराबाद, यहां पर लक्षद्वीप, यहां पर ये जूनागढ़ रियासत, ये पंजाब पूरा है। इसका विभाजन बाद में किया गया आजादी के समय। ये पंजाब है, ये कश्मीर, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये कश्मीर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया था कुछ, ये बांग्लादेश, पूरा बंगाल था, उसका विभाजन किया गया। ये हमने ज्योग्राफी को जाना। अब आते हैं उन्होंने किस प्रकार, हमने देखा, अब देखते हैं कि किस प्रकार वो भारत का एकीकरण कर रहे हैं, भारत की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। तो आते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो क्या रहे, उनका पद क्या था। तो 3 बार सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री रहकर उन्होंने कार्य किया। और जो अस्थायी सरकार थी 27 जून 1947 को जो बनी थी, उसमें उन्होंने नवगठित रियासत विभाग के अतिरिक्त कार्यभार संभाला। बीपी मेनन उनके, सरदार पटेल जी इनके सहयोगी थे, और उनका मूल योगदान रहा कि 563 से भी ज्यादा, कुछ 565 भी बोलते हैं, तो लगभग 563 से भी ज्यादा छोटी रियासतों का, हमने बड़ी बड़ी रियासतें अभी देखी थी, 563 से भी ज्यादा उन्होंने छोटी रियासतों का एकीकरण किया। अब आते हैं कि उस समय जो रियासतें थी वो भारत के 48%, जो लाल क्षेत्र देख रहे हैं ये भारत की रियासतें हैं। जो पीला क्षेत्र है वो ब्रिटिश, पीला क्षेत्र है, जो ये पिंक क्षेत्र है, ये जो रियासतें हैं, और जो पीला क्षेत्र है वो जो ब्रिटेन के कंट्रोल में है। तो भारत के 48% क्षेत्र को कवर करती थी रियासतें, और आबादी का लगभग 28%। अब आते हैं वन बाई वन। सबसे पहले जोधपुर पर आते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये जोधपुर रियासत थी, यहां पर राजस्थान के क्षेत्र में। तो जोधपुर के राजा भी पाकिस्तान में जाने के विचार बनाने लगे थे। उनका भारत से एक हिंदू राजा थे, हिंदू ही जनता थी, हिंदू ही राजा थे, लेकिन फिर भी उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। क्यों था? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, एक कोरा कागज दे दिया, उन्होंने कह दिया कि जो लिखना हो वो लिख लो, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हमारे साथ मिल जाओ। लेकिन सरदार पटेल जी क्या करते हैं कि पड़ोसी राज्य, उनके जो राजपूत, जो जोधपुर के पड़ोसी राज्य था बीकानेर, उससे कहलवाते हैं कि देखो भैया हम ही मिल जाओ। जोधपुर के राजा ने मान लिया, बीकानेर के राजा से बात करवाई, बातचीत के द्वारा अपने देश में मिलाया। अब आते हैं त्रावणकोर।
त्रावणकोर देखते हैं हम, जैसा कि हम सबसे दक्षिण में रियासत थी केरला, वर्तमान केरला में त्रावणकोर के जो दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, वो क्या चाह रहे थे कि त्रावणकोर को भी एक स्वतंत्र राज्य बना लें। क्यों? क्योंकि इनके पास एक लालच था। जो थोरियम, जैसे कि हम सभी जानते हैं, थोरियम केरला के समुद्री तट पर पाया जाता है, तो उनको ब्रिटेन ने एक लालच दिया। ब्रिटेन से उनको एक लालच था कि थोरियम को वो लालच दे देंगे और अलग देश बनवा देंगे, लेकिन वो भी उनका काम नहीं आया। अलग अलग तरीके अपनाए, दंड की नीति अपनाई, भेद की नीति अपनाई सरदार पटेल जी के द्वारा, और 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भी भारत संघ का एक हिस्सा बन गया। अब आते हैं हैदराबाद। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हैदराबाद एक काफी बड़ी रियासत, लगभग भारत को काट ही रही है, लगभग सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ा और सबसे अमीर। दक्कन के पठार में, जैसा कि जानते हैं, दक्कन के पठार में स्थापित थी। ये भी बड़े नखरे दिखा रहे थे, काफी संघर्ष करने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहे थे। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो, भारतीय सेना गई, कुछ विवाद हुए, थोड़ी बहुत झड़पें हुई, थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ, और अंततः निजाम पाकिस्तान भाग गया और भारत में मिला लिया गया। रजकार सेना ने विरोध किया, जो निजाम की सेना थी, लेकिन भारतीय सेना ने हैदराबाद को अंततः 13 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया। जो निजाम था उसका नाम था निजाम मीर उस्मान अली, ये आप नाम ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या था कि नवाब मोहम्मद महावत खान जी, नवाब मुसलमान, जनता हिंदू। जूनागढ़ ने क्या कहा, जूनागढ़ के जो शासक था, नवाब था, उसने क्या कहा, पाकिस्तान में मिलेंगे। जनता अधिकतम हिंदू थी, जनता ने विद्रोह कर दिया, भारत ने सेना भेज दी, और जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने, वहां की जो अदालत थी, उसने कहा कि हमारे यहाँ शासक नहीं है, भारत को आमंत्रित किया, आप कंट्रोल लीजिए, हैंडओवर कर दिया। हैंडओवर अपने उस जो जूनागढ़ रियासत का कंट्रोल भारत ने ले लिया। अब आते हैं कश्मीर। कश्मीर पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कश्मीर विवाद था। कश्मीर का राजा जो था वो मुस्लिम, ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन जो कश्मीर के जो शासक थे वो चाहते थे कि स्वतंत्र राज्य बने। विवाद हुआ पाकिस्तान की तरफ से। शुरुआत में तो उसने कहा स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, भारत को भी संशय में रखा कि हम मिलना नहीं चाहते आप में। लेकिन जब पाकिस्तान ने कबालियों की सहायता से उस पर हमला कर दिया, उस पर कब्जा करने की कोशिश की, कब्जा कर ही लिया था, तब उसके तोते उड़ गए। तब कश्मीर के राजा के तोते उड़ गए, हरि सिंह, तोते उड़ गए उसके। भारत के पास संदेशा भेजा। सरदार पटेल जी तो तैयार बैठे थे। सरदार पटेल ने कहा कि जब तक समर्थन नहीं करोगे, भारत में मिलने का बात नहीं करोगे, तब तक कोई काम नहीं करेंगे। जैसे ही साइन हुए, एक्सट्रैक्शन ट्रीटी साइन हुई, सॉरी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन हुए, सरदार पटेल जी ने तुरंत सेना भेज दी। काफी हिस्से को भारत ने कब्जा लिया, स्वतंत्र करा लिया कबालियों के अंडर से। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि मामला यूएन में चला जाता है, और वो बिंदु और वो विवाद आज तक बना हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो विवाद यूएन में चला गया और फिर सब कुछ रुक गया वहीं पर। ये हमने कश्मीर पर देखा। कश्मीर पर तो आप सभी डिटेल में जानते ही हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि सरदार पटेल जी ना होते तो जो अभी कश्मीर है वो भी नहीं होता। उनकी त्वरितता, उनकी एकदम तुरंत काम करने की प्रणाली नहीं, जो अभी कश्मीर है हमारे पास, उन्हीं के कारण आज हमारे पास वो कश्मीर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो लक्षद्वीप, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे हम तो लक्षद्वीप। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट, लक्षद्वीप। जहां तक लोगों को पता नहीं होगा, आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कि लक्षद्वीप की लोकेशन देख लीजिए। लक्षद्वीप के भारत में इंटीग्रेशन में भी सरदार पटेल जी का बहुत योगदान है। 1947 में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन विवाद सुलझे नहीं थे। जमीन पर तो रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई, लेकिन जो समुद्री क्षेत्र, स्वतंत्र समुद्री क्षेत्र, उन पर किसका अधिकार होगा? तो सरदार पटेल जी को इंफॉर्मेशन मिली कि जिन्ना ने अपनी सेना भेज दी है लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए। सरदार पटेल जी ने तुरंत 1 सेकंड भी वेट नहीं किया और तुरंत मुदलियार ब्रदर्स को संदेश भिजवाया कि आप तुरंत जाइए और लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहराइए। जिन्ना चूंकि ये जानता था कि लक्षद्वीप में 90% मुस्लिम आबादी है, जनजातीय लोग हैं, लेकिन उनमें 90% मुस्लिम हैं। जिन्ना जानता था कि अगर एक बार हमने झंडा फहरा दिया अपना, तो ये हमारे अंडर में आ जाएगा।
लेकिन सरदार पटेल जी ने यही तुरंत कार्य करते हुए तुरंत अपने लोगों को भेजा और लक्षद्वीप पर भारतीय झंडा फहरा दिया गया। इसी दौरान मुदलियार ब्रदर्स को देखते हैं। मुदलियार ब्रदर्स का योगदान रहा कि किस प्रकार उन्होंने तुरंत और अंतर देखें तो मात्र 30 मिनट के अंतर से हम पहुंचे। अगर 30 मिनट भी लेट हो जाते तो पाकिस्तान पहुंच जाता। आप देख सकते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर लक्षद्वीप पाकिस्तान के अंडर में पहुंच जाता और हैदराबाद, इधर कश्मीर, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, जूनागढ़, अगर सरदार पटेल जी ना होते तो ये सभी क्षेत्र पाकिस्तान के अंडर में होते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोको आइलैंड जो कि म्यांमार के पास था वो उसने चीन को दे दिया। अगर ये सभी क्षेत्र हमारे दुश्मन पाकिस्तान के पास होते तो समझ के देखिए कि कितनी मुसीबत होती, कितनी परेशानी होती भारत को, कि एक तो ऊपर से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से हम पे हमला किए जाते। एक भी क्षेत्र, इस तरफ चीन, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचता, भारत को तबाह करने का काम किया जाता। सरदार पटेल जी का ये योगदान रहा। मुदलियार ब्रदर्स को देखें, थोड़ी सी संक्षेप में जान लेते हैं। जो मुदलियार ब्रदर्स का हमने डिस्कस किया, मुदलियार ब्रदर्स भारत के एकदम बहुत फेमस पर्सनैलिटीज रहे। जो लक्ष्मण स्वामी, जो मुदलियार ब्रदर्स में पहले भाई थे, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, वो चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य बने। जो रामास्वामी मुदलियार थे वो पहले प्रेसिडेंट बने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, यूएन नहीं लिख पाया, यूएन के प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। ये हमने लक्षद्वीप और मुदलियार ब्रदर्स को जाना। अब आते हैं, हमने उनके जो स्टेटमेंट दिए उनके बारे में, सरदार पटेल जी के बारे में, वो हमने उन सभी को डिस्कस किया कि किस प्रकार वो उन्होंने भारत की एक भौगोलिक भारत का निर्माण किया। अब आते हैं उनकी प्रासंगिकता, जो एकीकरण में उन्होंने जो कार्य किया उस चीज में उनकी क्या प्रासंगिकता है। अभी हमने डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान का होता, पूरा का पूरा, हैदराबाद भी पाकिस्तान का होता, जूनागढ़ भी पाकिस्तान का होता, बंगाल के बड़े क्षेत्र भी पाकिस्तान के पास होते और लक्षद्वीप भी पाकिस्तान के पास होता। वर्तमान में रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कितना क्रिटिकल लोकेशंस थी, अगर ये भारत के पास ना होती तो भारत का बहुत परेशानी का सबब होता। एक तरफ तो हैदराबाद भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में बाधा बन रहा होता और दूसरी ओर पाकिस्तान के पास एक बड़ा क्षेत्र होता जिसके दम पर वो भारत पर हमला करता रहता, हमेशा भारत के लिए आर्थिक बाधाएं पैदा करता। ऐसे अलग क्षेत्र, पूरे के पूरे क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़े थोड़े क्षेत्र होते हैं पाकिस्तान के पास, तो हमारे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रभावित होती। इस तरफ चीन है, हमेशा चीन से खतरा बना रहता। एक जो सरदार पटेल थे जिन्होंने भारत के एक सुदृढ़ भारत का निर्माण किया, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं। अब हम आते हैं उनके संविधान निर्माण में योगदान पर, कि किस प्रकार उन्होंने संविधान निर्माण में भी रणनीतिक के क्षेत्र में तो हमने उनके विचारों को जाना, सामाजिक क्षेत्र में विचारों को जाना। अब हम आते हैं उनके संविधान निर्माण में जो विचार रहे, संविधान निर्माण में उनके द्वारा जो कार्य किए गए, तो हम पाते हैं कि उनकी जो 3 महत्वपूर्ण समितियां थी संविधान निर्माण के दौरान, उनकी उन्होंने अध्यक्षता थी। जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति, अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित उप समिति और प्रांतीय संविधान सभा से संबंधित उप समितियां, इन सभी समितियों की वो अध्यक्ष थे। इसी संबंध में HD कामत सरदार पटेल जी के बारे में क्या कहते हैं कि सरदार पटेल जी ने संविधान सभा का व्यवहारिक एवं यथार्थपरक मार्गदर्शन किया। इन HD कामत, इन जो स्टेटमेंट दिए गए जिन लोगों के द्वारा, आप उनको एग्जाम में जरूर लिखिए, आंसर में वजनदारी बढ़ेगी। अब उनके जो मौलिक अधिकारों के संबंध में बात की गई, मौलिक अधिकारों के संबंध में, तो क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित 1931 में हम देखते हैं कि उनकी अध्यक्षता के दौरान, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई कराची अधिवेशन में, उस दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित बात की गई। तो वही बात जो अनुच्छेद 20 है, जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था, उसमें उनका प्रस्ताव पारित किया गया उनके अध्यक्षता में। सरदार पटेल जी की अध्यक्षता के दौरान ही न्यायोचित मूल अधिकारों की जो बात की गई वो उन्हीं की अध्यक्षता में हुई 1931 कराची अधिवेशन में। इसी संबंध में उन्होंने कहा कि हम इन मूल अधिकारों को संविधान के अंतर्गत न्याय योग्य बनाने पर अधिकतम महत्व दें। अधिकारों को न्याय योग्य बनाने पर अधिक महत्व देना चाहिए, ताकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका हम देखते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र था, तो जो उसी के समान विशेष उपायों
विशेष उपायों बोले तो स्पेशल मेजर्स, ऐसे विशेष उपाय लिए जाने चाहिए ताकि जो मूल अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया जा सके। अब उनके नागरिकता के विचारों पर जानते हैं कि नागरिकता के संबंध में जो विवाद थे उनको सरदार पटेल जी के द्वारा किस प्रकार आसान सॉल्यूशन दिया गया। तो वो उनके उस समय विवाद था कि जन्म के आधार पर सदस्यता होनी चाहिए, किस आधार पर, तो उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए कि अगर कोई विदेशी, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो विदेशी आते जाते रहते हैं, जन्म हो जाएगा, जो दोहरी नागरिकता है उसको हम संविधान में दोहरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता, एकल नागरिकता के कानून से हम उसको सॉल्व कर देंगे और इनके विचारों को अपनाया जाएगा संविधान में। अब आते हैं जो छुआछूत निवारण के संदर्भ में, जब छुआछूत निवारण के संदर्भ में सरदार पटेल जी के द्वारा छुआछूत निवारण, अस्पृश्यता निवारण के संबंध में सरदार पटेल जी का विचार था, उन्होंने अनुच्छेद 17 का समर्थन किया। वो कहते हैं कि अस्पृश्यता निवारण प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख समस्या है, और इस समस्या को एड्रेस करने के लिए अगर कोई कानून है तो वो सबसे उचित है। आगे बढ़ते हैं तो जो अफसरों की स्वतंत्रता और विशेषाधिकारों का अंत, अफसरों की स्वतंत्रता को हमने देखा कि किस प्रकार वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, और विशेषाधिकारों का अंत, जो लोगों के विशेषाधिकार हैं, जो शासकों के विशेषाधिकार हैं, उनका अंत किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना के लिए वो अनुच्छेद 16 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, सॉरी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं और उन पर न्यायोचित प्रतिबंध की बात करते हैं। मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता जो देश की विकास में बाधा बने, वो देश के कानून, देश की न्याय प्रक्रिया में बाधा बने, ऐसी स्वतंत्रता को वो प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, न्यायोचित प्रतिबंध की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने सरदार पटेल जी के, उनके जो जीवन के शुरुआती दौर रहे, किस प्रकार उन्होंने देश के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें योगदान दिया। हमने उनके राजनीतिक विचारों को भी जाना, उनके सामाजिक विचारों को जाना। देश के एकीकरण में, देश का जो एकीकरण किया गया उसमें उनके विचारों को जाना कि किस प्रकार उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो उनकी योगदान को अद्वितीय साबित करते हैं। लोगों के द्वारा भारत के महापुरुषों जैसे कि महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, अंबेडकर जी, इन सभी की तुलना करते हुए कई लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। ये सभी बिंदु, ये सभी विचार व्यर्थ हैं। अगर महात्मा गांधी जी ने देश के सांस्कृतिक राष्ट्र, देश को नैतिक राष्ट्र, देश को सांस्कृतिक राष्ट्र बनाने में योगदान दिया, अंबेडकर जी को देखें तो उन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था प्रदान की देश को, सरदार पटेल जी को देखें तो उन्होंने देश को एक भौगोलिक ढांचा प्रदान किया, नेहरू जी को देखें तो उन्होंने आर्थिक विकास की नीतियां, आर्थिक विकास में योगदान दिया। देश के विकास में हर किसी का योगदान रहा, देश के निर्माण में हर किसी का योगदान रहा। सभी के सभी, चाहे वो नेहरू हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे गांधी हों, चाहे अंबेडकर हों, सभी में पूरकता का संबंध है। एक भारत के निर्माण में, एक सफल भारत के निर्माण में सभी का योगदान रहा। अगर सरदार पटेल जी के योगदान को छोटा माना जाए, नकार दिया जाए, तो हम पाएंगे कि देश कुछ भी नहीं है। जो उनके द्वारा काम किया गया, देश का एकीकरण किया गया, संविधान धरे के धरे रह जाते हैं, नैतिकता धरी की धरी रह जाती है अगर देश का एकीकरण न किया जाए। ये सभी हमने सरदार पटेल जी की प्रासंगिकता को देखा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल कुलदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।